हेलो एवरीवन, आज हम सीबीएसई क्लास 12 सब्जेक्ट आपका फिजिकल एजुकेशन के यूनिट 7 जिसका नाम है फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स ये यूनिट 7 है। बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है। अब हम इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें कुल मिला के 5 टॉपिक्स हैं। पहला जो टॉपिक है इसमें उसका नाम है फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमिनिंग कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। सेकेंड टॉपिक आपको इसमें पढ़ना है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। थर्ड टॉपिक आपको इसमें पढ़ना है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। फोर्थ टॉपिक आपको पढ़ना है फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग। और लास्ट टॉपिक आपको इसमें पढ़ना है स्पोर्ट इंजरी क्लासिफिकेशन भी पढ़ना है इसमें, जैसे सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज, बोन इंजरी और लास्ट में जॉइंट इंजरीज। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो पहले टॉपिक्स के साथ। अपने जो पहला टॉपिक है उसका नाम है, देख सकते हैं आप, फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमिनिंग कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। देखिए अब इसको समझिएगा, फिजियोलॉजिकल फैक्टर, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स लिखा है यहाँ पे। अब फिजियोलॉजी का मीनिंग आप समझिएगा। फिजियोलॉजी का मीनिंग होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की स्टडी करना, उसके सिस्टम की स्टडी करना फिजियोलॉजी कहलाता है। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड इट्स सिस्टम इज कंसीडर्ड फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम ह्यूमन बॉडी के सिस्टम को पढ़ते हैं, जैसे कि कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे कि आप कह सकते हैं मस्कुलर सिस्टम। इस तरीके से हम बॉडी के अलग अलग सिस्टम को स्टडी करते हैं फिजियोलॉजी में। अब इस हेडिंग को समझिएगा। इस हेडिंग में जो कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस कहा गया है, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस वो कौन कौन से हैं। तो कंपोनेंट्स आपके कुल 5 हैं। फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट कितने हैं? 5 हैं। लेकिन आपको इस यूनिट में केवल 4 फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट को ही पढ़ना है, जिसमें स्ट्रेंथ, स्पीड, एंडोरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी पढ़ना है। स्ट्रेंथ, स्पीड, एंडोरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी को ही पढ़ना है। फिफ्थ वाला जो है वो कोऑर्डिनेशन एबिलिटी है, वो आपको नहीं पढ़ना है। तो इस हेडिंग में आपको समझ में आ गया होगा कि फिजियोलॉजिकल कौन कौन से ऐसे फिजियोलॉजिकल फैक्टर हैं जो फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स को निर्धारित करते हैं शरीर में। शरीर के अंदर वो कौन कौन से कारक या फैक्टर हैं जो निर्धारित करते हैं कि आपके अंदर स्ट्रेंथ होगी, आपके अंदर स्पीड होगी, आपके अंदर इंडोरेंस होगा और आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हो। कौन कौन से ऐसे कारक हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन कौन से ऐसे तत्व होते हैं बॉडी के अंदर जो बताते हैं कि आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी, स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, इंडोरेंस क्षमता आपके अंदर होगी और फ्लेक्सिबिलिटी होगी, रेंज ऑफ मूवमेंट भी होगा। अच्छा, तो पहला जो कंपोनेंट है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के निर्धारित करने वाले तत्व अब देखिएगा। जो पहला आपका कंपोनेंट्स है वो स्ट्रेंथ है। तो लिखा है फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमिनिंग स्ट्रेंथ। आप समझ गए होंगे स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है शक्ति। तो शक्ति को निर्धारित करें, बॉडी के अंदर अगर शक्ति है तो कौन कौन से तत्व होंगे। अगर कोई व्यक्ति उसके अंदर स्ट्रेंथ है तो उसके अंदर कौन कौन से फैक्टर होंगे, कौन कौन से ऐसी चीज़ें होंगी जिससे हम बता सकते हैं कि वो उसके अंदर स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होगी। जैसे कि पहला इसमें फैक्टर लिखा है साइज ऑफ मसल्स। अगर उसका मसल्स का साइज कैसा है, लार्ज है, अगर मसल साइज कैसा है, लार्ज है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो ज़्यादा फोर्स भी तो प्रोड्यूस करेगा। अगर लार्ज मसल्स ऑफ साइज होगा तो ज़्यादा फोर्स भी तो प्रोड्यूस करेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है, अंडरलाइन करता जा रहा हूँ, आप समझिएगा। द स्ट्रेंथ ऑफ द मसल्स लार्जली डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ मसल्स, यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इससे होता क्या है, जो बिगर और लार्जर मसल्स होंगी वो मोर, या बोल सकते हैं हम, अत्यधिक फोर्स को उत्पन्न करती हैं। इससे हम कह सकते हैं कि उसके अंदर स्ट्रेंथ क्षमता होगी, वो चाहे मैन हो या वुमेन हो। अगर लार्ज मसल साइज होगा तो वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा स्ट्रेंथ को। सेकंड देखिए फैक्टर है बॉडी वेट। बॉडी वेट में कहा गया अगर कोई हैवियर है तो उसके अंदर देखा गया है कि ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, कोई हैवियर है अगर। और अगर कोई लाइटर है यानी हल्का है, यानी उसका वज़न ज़्यादा नहीं है, तो उसके अंदर स्ट्रेंथ भी कम देखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट जो कंपोनेंट्स है, फैक्टर है स्ट्रेंथ को निर्धारित करने के लिए, वो है मसल कंपोजिशन। देखिए मसल कंपोजिशन कई कंपोनेंट्स को निर्धारित करता है। अब इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि हर कंपोनेंट्स में आपको ये
फैक्टर मिलेगा आपको। देखिए लिखा है 2 तरीके की मसल्स होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मसल्स। एक होती हैं फास्ट ट्विच फाइबर, फास्ट ट्विच जिनको हम वाइट बोलते हैं, फास्ट ट्विच को हम क्या बोलेंगे, वाइट फाइबर्स। एक होते हैं स्लो ट्विच फाइबर जिनको हम रेड फाइबर्स बोलते हैं। तो जब हम स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो अगर बॉडी के अंदर फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स होंगी तो उसके अंदर ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, क्योंकि वो ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस करती हैं, वो कैपेबल होती हैं, वो कैपेबल होती हैं ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस करने में। तो ये भी एक फैक्टर है। ठीक है, तो आप फैक्टर सारे समझ रहे होंगे। इसके बाद लास्ट जो इसमें फैक्टर है वो है इंटेंसिटी ऑफ द नर्व इम्पल्स। देखिए कहीं ना कहीं नर्व इम्पल्स भी जो है स्ट्रेंथ को निर्धारित करने में हेल्प करती हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर बहुत से मोटर यूनिट्स होते हैं। ये जो मसल्स हैं ना, बहुत सारे मोटर यूनिट्स का कंपोजिशन से बनी होती हैं। तो इनके कंट्रैक्शन से क्या होता है, ये नर्व इम्पल्स में फोर्स जनरेट होता है और ये भी स्ट्रेंथ को देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि ये भी स्ट्रेंथ को निर्धारित करता है। ठीक है, इसके बाद अगला जो फैक्टर है वो स्पीड है, यानी फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट कौन सा है, स्पीड। आप देखिए हेडिंग को समझ गए होंगे, फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमिनिंग स्पीड। अब स्पीड को निर्धारित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर अगर किसी व्यक्ति से मैं कहूँ कि ये व्यक्ति इसकी व्यक्ति के अंदर अच्छी स्पीड है, ये अच्छी स्पीड यानी अच्छा धावक है, तो इसके अंदर कौन कौन से ऐसे फैक्टर होंगे। पहला जो फैक्टर लिखा है मोबिलिटी ऑफ नर्व सिस्टम, नर्वस सिस्टम का अच्छे से वर्क करना। ठीक है, क्योंकि जो हमारी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स करती हैं। तो स्पीड के लिए, स्प्रिंट रेसेस के लिए, क्योंकि देखिए स्पीड का बेसिक मीनिंग होता है लेस टाइम लेके मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस, लेस टाइम टेक मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करे कोई, उसको बोलते हैं स्पीड। तो अब यहाँ पे जब मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स जो है मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड तक देखने को मिलता है, वो मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम की वजह से देखने को मिलता है। इसमें स्पीड आगे की तरफ बढ़ती है। ठीक है, तो मोबिलिटी देखिए यहाँ पर लिखा भी है, दिस इज़ कॉल्ड मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम, इसको मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम बोलते हैं। दूसरा जो फैक्टर है वो स्ट्रेंथ में भी मैंने आपको पढ़ा था, मसल्स कंपोजिशन। अब इसमें मसल कंपोजिशन में यहाँ भी फास्ट ट्विच मसल फाइबर की रिक्वायरमेंट है, यानी वाइट फाइबर्स की ज़रूरत है। तो फास्ट ट्विच फाइबर कॉन्ट्रैक्ट विद मोर स्पीड, स्पीड को बढ़ाने में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मसल्स कंपोजिशन में कौन सी मसल्स की रिक्वायरमेंट होगी स्पीड को बढ़ाने, फास्ट ट्विच फाइबर्स। आप देख सकते हैं फास्ट ट्विच फाइबर्स की, ये जिनको हम वाइट मसल्स के नाम से हम जानते हैं। मैंने पीछे वाले उसमें कंपोनेंट्स में आपको पढ़ा है। इसके बाद एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। देखिए एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ जो है वो क्विक और एक्सप्लोजिव मूवमेंट में किया जाता है, जैसे कि लॉन्ग जंप है ना, उसमें हम एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखिए जी आप देख सकते हैं, इसका एग्जांपल लिखा है, क्विक पंच इन बॉक्सिंग कैन नॉट बी डिलीवर्ड। अगर कोई बॉक्सर क्विक पंच डिलीवर नहीं कर रहा है तो वो हार जाएगा। ठीक है, क्विक पंच होना चाहिए जिससे अपोजिट वाला जो प्लेयर है, अपोजिट जो प्लेयर खेल रहा है उसको वो हरा सके। तो वहाँ पे स्पीड बहुत ज़रूरी है, यानी पंच में बहुत तेज़ी के साथ उसको हिट करे ताकि वो जो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होगी ताकि वो अपोजिट प्लेयर को हरा सके। अगला देखिए है फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए फ्लेक्सिबिलिटी ही रेंज ऑफ मूवमेंट को बढ़ाने में हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है रेंज, मैक्सिमम रेंज ऑफ जॉइंट। फ्लेक्सिबिलिटी का मीनिंग है, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है मैक्सिमम रेंज ऑफ जॉइंट। फ्लेक्सिबिलिटी खुद एक कंपोनेंट्स है, लेकिन स्पीड को बढ़ाने में, स्पीड को और ज़्यादा अच्छा करने में मैक्सिमम रेंज का होना ज़रूरी है। मैक्सिमम रेंज ऑफ मूवमेंट विदाउट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के नहीं पॉसिबल है। तो फ्लेक्सिबिलिटी कहीं ना कहीं हमारे जो जॉइंट्स हैं और जॉइंट्स के सहारे हम आगे बढ़ते हैं, बॉडी की मूवमेंट अच्छा होता है, तो इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिए कुछ और भी फैक्टर्स हैं और भी कंपोनेंट्स हैं, जैसे अगला कंपोनेंट्स है इंडोरेंस। देखिए इंडोरेंस एक आपका फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमिनिंग इंडोरेंस, यानी शरीर के अंदर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंडोरेंस को भी निर्धारित करते हैं। तो इसमें देखिए पहला है एरोबिक कैपेसिटी। एरोबिक का मतलब होता है जब हम वर्क
ऑक्सीजन की उपलब्धता में करें, यानी जब ऑक्सीजन लेते हुए हम किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करें तो हम बोलते हैं उसको एरोबिक। ठीक है, एरोबिक कैपेसिटी, जिसके अंदर एरोबिक कैपेसिटी होगा उसका एंडोरेंस मतलब सहनशीलता बढ़ेगी ही। एंडोरेंस का मतलब होता है सहनशीलता। हम मान लीजिए बहुत लंबी रेसेस की बात करें, जैसे मैराथन रेसेस 42 किलोमीटर रेसेस में, हाफ मैराथन, ऐसी रेसेस में हम क्या करते हैं, एंडोरेंस कैपेसिटी का यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं, छोड़ते हैं, ताकि हमको जो हमारी वर्किंग मसल्स हैं उनको अच्छी एनर्जी मिल सके और वो हमारा परफॉर्मेंस इन्हेंस हो सके। इसके देखिए एक पार्ट में लिखा है ऑक्सीजन को इनटेक करना, ऑक्सीजन को लेना। तो ऑक्सीजन को लेना, फिर ऑक्सीजन जब बॉडी के अंदर चली जाएगी तो फिर ट्रांसपोर्टेट करना, उसको ट्रांसपोर्ट करना, उसको भेजना। ठीक है, तो कहाँ पे भेजना, कहाँ पे देना, जो जो वर्किंग टिश्यूज़ हैं उन तक पहुँचाना। ठीक है, इसके बाद देखिए ऑक्सीजन, इसके बाद देखिए ऑक्सीजन अपटेक लिखा है, ऑक्सीजन अपटेक यानी कि ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व करना और फिर कंज्यूम करना, किसके लिए, वर्किंग टिश्यूज़ के लिए। इसको ऑक्सीजन अपटेक कहते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ऑक्सीजन को लेना, उसको कंज्यूम करना, और कंज्यूम करने से क्या, एनर्जी मिलेगी। एनर्जी से क्या, हमारी परफॉर्मेंस इन्हेंस होगी और एंडोरेंस भी हमारा बढ़ेगा और एनर्जी रिवर्स। ठीक है, तो कभी कभी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है लास्ट में लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटीज़ में, तो इसलिए थकावट से दूर रहने के लिए हम क्या करते हैं, रिजर्व जो है अपनी एनर्जी रखते हैं। इसके बाद लैक्टिक एसिड, इसके बाद लैक्टिक एसिड टॉलरेट। देखिए लैक्टिक एसिड कहीं ना कहीं जब हम 40 सेकेंड से ज़्यादा कोई एक्टिविटी करते हैं तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने लगता है। लैक्टिक एसिड जो है हमको बताता है, हमारी कैपेसिटी को बताता है कि बस आपको अब रुक, यानी थकावट होने लगती है। जब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है तो हमें थकावट लगने लगती है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस करें, ट्रेनिंग करें तो इस पर इम्प्रूव कर सकते हैं। ट्रेनिंग के थ्रू लैक्टिक एसिड को हम टॉलरेट भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए मूवमेंट इकोनॉमी। देखिए एक बहुत अच्छी टेक्निक है, जब हम पेस रनिंग करके चलें, एक एक कदम से चलें, एक स्टेप रख के चलें, तो उससे क्या होता है, कैपेसिटी जो आपकी है वो बढ़ जाती है। स्विमिंग में ऐसा देखा गया है, तो इससे भी इंडोरेंस इंप्रूव होता है। स्विमिंग में देखिए यहाँ पे लिखा है 20 to 30 ऑफ द एनर्जी कैन बी सेव्ड किए रखा जाता है लास्ट तक। इसके बाद मसल्स कंपोजिशन यहाँ भी आ गया, तो यहाँ पे इंडोरेंस है तो यहाँ पे स्लो ट्विच मसल फाइबर की रिक्वायरमेंट होगी। इसको हम बोलते हैं रेड मसल्स। जो रेड मसल्स फाइबर होती हैं वो कहीं ना कहीं जो है बॉडी के अंदर स्लो ट्विच ट्विच फाइबर्स के नाम से जानती जाती हैं। और मसल्स में अगर ये होती हैं तो हम इंडोरेंस क्षमता हमारी अच्छी होती है, हम लॉन्ग ड्यूरेशन तक एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला है हमारा कंपोनेंट, उसका नाम है फ्लेक्सिबिलिटी। फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमिनिंग फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी को निर्धारित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं बॉडी के अंदर, फ्लेक्सिबिलिटी को निर्धारित करने वाले कौन से तत्व हैं। पहला देखिए मसल्स स्ट्रेंथ। अगर आपके मसल्स में स्ट्रेंथ होगी, उसमें क्षमताएं होंगी, वो कैपेबल होगा। ठीक है, और ग्रेविटी के या एक्सटर्नल किसी फोर्स के खिलाफ तो वो मैक्सिमम रेंज तक जा सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है मैक्सिमम रेंज ऑफ जॉइंट, जॉइंट की मैक्सिमम रेंज। तो इसके लिए मसल स्ट्रेंथ होने से फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ सकती है, बढ़ती है। इसके बाद जॉइंट स्ट्रक्चर, आपका जॉइंट स्ट्रक्चर किस तरीके का बना है ना, वो भी निर्धारित करता है। कुछ लोगों का जॉइंट स्ट्रक्चर अच्छी तरीके से मतलब फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से ही होता है, इसलिए उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो मोर देन होती है और किसी व्यक्ति अन्य किसी व्यक्ति से। एग्जांपल के लिए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स जो है देखा इसमें लिखा है शोल्डर के लिए है, जो कि मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन में हेल्प करती हैं। इसके बाद एज और जेंडर। ठीक है, एज और जेंडर भी फ्लेक्सिबिलिटी को निर्धारित करते हैं। आपने देखा होगा कि जितने छोटे बच्चे हैं जिनकी आयु अभी कम है, 5 साल, 6 साल, 7 साल, इन बच्चों में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा देखी गई है अगर हम तुलना करें एक एडल्ट की तुलना में। ये जो एज है फैक्टर कहीं ना कहीं जेंडर के लिए कहा गया है, जो फीमेल हैं उनमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है मेल्स की तुलना में। तो इसके बाद देखिए स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ मसल्स। मसल को जो स्ट्रेच करने की एबिलिटी कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। और इसके बाद लास्ट में प्रीवियस इंजरी। प्रीवियस इंजरी भी कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी को निर्धारित करने में, फ्लेक्सिबिलिटी को कम करने में ये मतलब महत्वपूर्ण पॉइंट होगा कि कभी कभी इंजरी होने से हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी वो भी कम हो जाती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी निर्धारित करती है
कि इंजरी भी निर्धारित करती है कि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है या नहीं बढ़ेगी। इसके बाद देखिए अगला जो टॉपिक इसमें आया है उसका नाम है फैक्टर ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। देखिए फैक्टर ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब देखिए एक्सरसाइज मतलब आपको पता है शारीरिक व्यायाम यानी एक्सरसाइज के थ्रू कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर क्या असर पड़ेगा, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या असर पड़ेगा एक्सरसाइज का। तो देखिए कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, एक देखिए आपके हृदय क्षमता से ये पूछ रहा है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम में मतलब श्वसन तंत्र के बारे में पूछ रहा है, जो आपका हृदय का वर्क करना और श्वसन तंत्र का वर्क करना, ये किस प्रकार से एक्सरसाइज पे इफेक्ट डालता है। यानी एक्सरसाइज करने पे आपके हृदय क्षमता पे बोलें या फिर आपके जो श्वसन क्षमता पे किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा। तो ये दो प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं अगर कोई एक्सरसाइज करता है तो इमिडिएटली यानी तुरंत, और दूसरा लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, वो कुछ समय के बाद होता है। जैसे पहला इसमें है तुरंत के लिए इमीडिएट जो आपके जो है जो इफ़ेक्ट दिखते हैं एक्सरसाइज करने से, उसमें क्या होता है आपकी हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाती है। जनरली कितनी होती है 72 बीट्स पर मिनट होता है। 72 टाइम एक मिनट में व्यक्ति की हार्ट बीट जो है धड़कती है। लेकिन जब कोई एक्सरसाइज करता है तो उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है 28 से 40 पर मिनट और बढ़ जाती है, एक्स्ट्रा हो जाती है, ये देखने को मिलता है। इसके बाद आपका स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब देखिए, स्ट्रोक वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ ब्लड इंजेक्ट पर बीट फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल। देखिए यहाँ पे जब हम बात करें जो हम बात करें इंक्रीज इन स्ट्रोक वॉल्यूम, इसमें क्या होता है जब पर बीट मतलब हर बीट पे जो ब्लड इंजेक्ट होता है ना लेफ्ट वर्टिकल में, उसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल में, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, वो भी इंक्रीज होता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद में कौन कौन सी, जैसे अगला है इंक्रीज कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है 1 मिनट में हार्ट के द्वारा ब्लड को पंप करना। यानी 1 मिनट में जब हार्ट पंप करता है, कार्डियक आउटपुट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय हार्ट इन 1 मिनट। 1 मिनट में अगर हार्ट इतना ब्लड पंप करता है उसको कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा कार्डियक आउटपुट क्या है। तो ये भी बढ़ जाता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। इसके साथ देखिए, इसके बाद जो आपका ब्लड फ्लो है वो भी बढ़ेगा, ब्लड का फ्लो जो है वो भी बढ़ जाता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। और इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, जो आपका ब्लड प्रेशर है आपने देखा होगा वो लगभग जो आपका नॉर्मल होता है 80 से 120 के बीच, वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, जो हेल्दी इसमें बताया गया है, हेल्दी जो है यहाँ पे एस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है 110 से लेके 140 तक, वो उसकी रेंज बढ़ जाती है। वो कहाँ तक चला जाता है 200 mmHg तक चला जाता है। सिस्टोलिक जो आपका है वो जो ट्रेन पर्सन है उनका लगभग 250 तक चला जाता है, यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं। इसके बाद अब लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट की बात करें, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो आपके हार्ट पे क्या असर पड़ता है एक्सरसाइज करने का। हार्ट का जो साइज़ है वो बड़ा हो जाता है, साइज़ ऑफ इंक्रीज इन द साइज़ ऑफ हार्ट का जो साइज़ है वो बढ़ जाता है। उससे होता क्या है, जो व्यक्ति के अंदर जो कैपेसिटी है, वर्क कैपेसिटी बढ़ जाती है। डिक्रीज इन रेंज हार्ट रेट, डिक्रीज होती है हार्ट रेट। अब यहाँ पे देखा गया है कि जो 72 नॉर्मल होती है उसमें कम से कम 10 जो बीट है वो कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी हार्ट रेट कम होती है। इसके साथ साथ जो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में मैंने अभी बताया था आपको, जब आपका पर बीट ब्लड जो है लेफ्ट वर्टिकल में जाता है तो वो भी कहीं ना कहीं उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। यानी जो ब्लड है आपका वो ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचता है, इससे आपकी भी कैपेसिटी और बढ़ेगी। इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट, जो कार्डियक आउटपुट मैंने बताया था 1 मिनट में ब्लड का पंप करना, हार्ट को पंप करना 1 मिनट में, वो भी बढ़ जाता है। ठीक है,
इसमें लिखा है कि लगभग 40 to 20 लीटर पर मिनट होता है, लेकिन ये बढ़ के कितना हो जाता है 25 to 35 ट्रेंड लोगों के लिए, ठीक है। और इसको भी और ज़्यादा यानी 40 लीटर पर मिनट भी हो सकता है। मतलब सोच लीजिए कहाँ 14 से 20 ये नॉर्मल, और जब ट्रेनिंग आप करेंगे तो ये क्या होगा, कार्डिक आउटपुट ज़्यादा, और ये जब ज़्यादा होगा तो आपकी कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। इंक्रीज ब्लड फ्लो, ब्लड का फ्लो है वो भी बढ़ेगा, ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी बॉडी को। और फिर डिक्रीज ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर भी आपका कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट हैं। इसके साथ साथ आपका जो हार्ट रिलेटेड डिसीज़ हैं उसका भी खतरा कम होगा। इसके बाद देखिए अगला जो इसमें था, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के कौन कौन से इफेक्ट हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, आपके श्वसन तंत्र पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग विल पावर, जो आपकी इच्छा शक्ति वो बढ़ेगी, इच्छा शक्ति मजबूत होगी, स्ट्रांग होगी। आप किसी भी वर्क में आपकी इच्छा शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है, तो ये भी बढ़ेगी जब हम एक्सरसाइज करेंगे। टाइडल एयर कैपेसिटी, टाइडल एयर कैपेसिटी में जब हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, इसको हम बोलते हैं टाइडल एयर कैपेसिटी, ठीक है। तो ये भी इंक्रीज होगी। इसके साथ साथ देखिए डिक्रीज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन, जो हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं उसमें भी वो डिक्रीज़ होगा। मतलब उसमें टाइम टेकिंग होगा। जब हम इनहेल और एक्सहेल जल्दी जल्दी कर लेते हैं तो ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो लंग्स में अच्छे से नहीं, ब्लड में अच्छे से नहीं पहुंच पाती, ये भी देखा गया है। इसके साथ साथ देखिए अगला कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट मैं बात कर लेता हूँ, जैसे इंक्रीज इन इंडोरेंस क्षमता, सहनशीलता आपकी बढ़ती है। जब हम बात करते हैं कि जब आपके अंदर अच्छे से ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होगी और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से वर्क करेगा तो आपका एंडोरेंस क्षमता बढ़ी जाएगी। एंडोरेंस क्षमता बढ़ेगी, लॉन्ग पीरियड तक आप परफॉर्मेंस आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला जो टॉपिक है, अब हम जाते हैं कुछ और। देखिए इसमें एक पॉइंट और भी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे प्रिवेंट फ्रॉम डिसीज से भी आप बच सकते हैं। बहुत सारी डिसीज हैं, जैसे अस्थमा ही है ना। तो इनहेल एक्सहेल से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। अब मस्कुलर सिस्टम पे क्या एक्सरसाइज का इफेक्ट पड़ेगा। मस्कुलर सिस्टम किस प्रकार से प्रभावित होता है एक्सरसाइज करने से। देखिए मस्कुलर सिस्टम में साइज इन शेप एंड चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ मसल्स, जो आपके मसल्स के साइज होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। जो अगर आप देखते होंगे जो डंबल्स करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं रेगुलर बेसिस पे, उनके जो बाइसेप ट्राइसेप हैं, है ना, मसल्स उनके शेप है, बॉडी स्ट्रक्चर है, वो चेंज हो जाता है। इस कारण से इसमें लिखा है कि जो एक्सरसाइज का एक इफेक्ट है वो चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ मसल्स। इसके बाद देखिए कुछ और महत्वपूर्ण मैं बताऊं, जैसे कि कंट्रोल फैट एक्स्ट्रा फैट, कंट्रोल्स एक्स्ट्रा फैट। जो एक्स्ट्रा फैट है एक्सरसाइज करने से जो मस्कुलर सिस्टम है उसका अच्छा हो जाना, मतलब फैट का कंट्रोल करना, ये देखा गया है। इसके बाद डिले फटीग, यानी थकावट को भी हम कम कर ले जाते हैं। अगर हम रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स कहीं ना कहीं कम थकती हैं, हम लंबे दूरी तक परफॉर्म कर सकते हैं। एक्सरसाइज जो है लॉन्ग पीरियड तक परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है, आप देख सकते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग। अब ये एजिंग क्या है। देखिए एजिंग का मतलब बताए, एजिंग इज द चेंज ऑफ हैपन्स इन एन इंडिविजुअल ओवर टाइम। यहाँ पे आप देखिएगा मैंने यहीं से एक फैक्ट आपको बोला है, एजिंग। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, एजिंग इज ए प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअली चेंज इन बॉडी विद द पासेस ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम बदलता है बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, उसी को एजिंग बोलते हैं। जैसे कोई बच्चा अभी फोर्थ फिफ्थ क्लास में, सिक्स सेवन्थ में जाएगा तो कुछ चेंजेस आएंगे, उसकी एज बढ़ेगी तो चेंजेस आएंगे, इसी को हम एजिंग बोलते हैं। और ये अगर एजिंग का हम फैक्टर बताएं आपको तो ये देखने को कम मिलता है एजिंग फैक्टर ज़्यादातर ये 30 के ऊपर वालों को, मतलब वो बुढ़ापे की तरफ यानी सीनियर सिटीजन की तरफ बढ़ने वाले कदम की तरफ बात कर रहे हैं। इसमें अगर हम बात करें तो ये जो एजिंग है, जो एजिंग फैक्टर है, उसमें देखा गया है कि आपके फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों चेंजेस देखे गए हैं। फिजिकल भी चेंजेस हो, शारीरिक रूप से भी वो उसके चेंजेस देखे गए हैं शरीर में, उसकी बॉडी में, और
साइकोलॉजिकल तौर पे भी देखा गया है चेंजेस। इसके बाद देखिए क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है एजिंग में। देखिए चेंज इन मसल साइज एंड स्ट्रेंथ, उसके मसल साइज और स्ट्रेंथ में भी कमी देखी गई है। जब हम बात करते हैं किसी व्यक्ति में स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ 20 से 30 के बीच होता है। 30 के बाद धीरे धीरे उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होने लगती है, मसल्स का जो साइज़ है वो कम होने लगता है। मसल्स का साइज़ कम होना मैंने स्ट्रेंथ में पढ़ाया था, कहीं ना कहीं जो स्ट्रेंथ के फैक्टर्स में निर्धारित करता है, तो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो पाती है। इसके बाद देखिए चेंज इन मेटाबॉलिज्म एंड बॉडी कंपोजिशन, उनके बॉडी कंपोजिशन में भी कमी आ जाती है। ठीक है, बॉडी हो सकता है बहुत ज़्यादा वेट गेन कर ली जाए, वो बहुत कम वेट में भी आ सकते हैं, ऐसा देखने को मिला है। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए कुछ बोन डेंसिटी, यानी कि आपको पता होगा कि सीनियर सिटीजन में बोन्स इंजरीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि बोन डेंसिटी कमज़ोर हो जाती है और उसकी क्षमताएँ इतनी अच्छी रह नहीं जाती, और ये एजिंग फैक्टर में ही आता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी चेंजेस आ जाते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं, नर्वस सिस्टम में भी चेंजेस देखने को मिलता है। इस तरीके से बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं एजिंग फैक्टर में। अब अगला जो टॉपिक है वो है स्पोर्ट इंजरीज। स्पोर्ट इंजरी क्या है? व्हाट इज स्पोर्ट इंजरी? स्पोर्ट इंजरी आर कॉमन इन द फील्ड ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स और गेम में ये स्पोर्ट इंजरी कॉमन है। ठीक है, ड्यू टू प्रैक्टिस, ट्रेनिंग एंड कंपटीशन एनी प्लेयर कैन बी इंजर्ड। कभी भी हो सकता है, कोई ट्रेनिंग के दौरान, प्रैक्टिस के दौरान, कंपटीशन के दौरान प्लेयर्स का इंजर्ड होना स्पोर्ट इंजरीज़ की कैटेगरी में आता है। अब स्पोर्ट इंजरीज़ की क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। ये 3 तरीके के होते हैं। एक होता है सॉफ्ट टिश्यूज़ इंजरीज़, दूसरा होता है आपका बोन इंजरीज़, तीसरा होता है आपका जॉइंट इंजरीज़। तो हम तीनों इंजरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो है सॉफ्ट टिश्यूज़ इंजरी। आपके सॉफ्ट टिश्यूज़ इंजरीज़ में जो इंजरीज़ होती हैं वो मसल्स की होती हैं, लिगामेंट की होती हैं और टेंडन्स की होती हैं। यानी सॉफ्ट टिश्यूज़ इंजरीज़ में कौन कौन से एरियाज़ की इंजरीज़ को काउंट किया जाता है? मसल्स, लिगामेंट और टेंडन्स, ये सॉफ्ट टिश्यूज़ इंजरीज़ में आते हैं। जैसे इसमें आता है एब्रेशन। इसके टाइप्स में लिखा गया है कि ये जो आपके सिलेबस में है वो 6 हैं इंजरीज, सॉफ्ट टिश्यूज़ इंजरीज़। पहला है एब्रेशन, दूसरा है कंट्यूशन, तीसरा है लिक्रेशन, स्ट्रेन, स्प्रेन और लास्ट में इंसिजन। ठीक है, तो ये 6 हैं, इनको पढ़ना है। तो हम पहले वाले की तरफ जाते हैं, एब्रेशन। एब्रेशन का मतलब होता है घर्षण लग जाना। जब घर्षण लगना मतलब आप समझिएगा, जब इंजरीज कहाँ पे होगी? आपकी स्किन पे होगी। एब्रेशन इज़ एन इंजरीज टू सरफेस ऑफ स्किन। स्किन के सरफेस में होने वाली इंजरी है, जब आपकी स्किन रगड़ जाती है, स्क्रैप्ड हो जाती है। तो ये ज़्यादातर देखने को कहाँ मिला है? नी में मिला है या एल्बो में देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे की तरफ पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो इंजरी है सॉफ्ट टिश्यू, उसका नाम है कंट्यूशन। कंट्यूशन में क्या होता है कि अगर हम बॉक्सिंग की बात करें, इसको हम ऐसे समझें कि बॉक्सिंग में कोई अपोजिट प्लेयर, बॉक्सर अपने सामने वाले प्लेयर को हिट करें, तो क्या होता है कि अगर हिट करे और वो सीधे आपके मसल्स पे लगे, जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए मसल्स पे लगा, तो यहाँ ब्रूजेस बन जाएगा, नीलापन आ जाएगा, यहाँ देखें ब्रूजेस। और इसमें क्या होते हैं, जो आपकी ब्लड जो वेसल्स हैं वो टूट जाती है अंदर, लेकिन स्किन पे इसका कोई असर, स्किन मतलब नहीं फटती है, अंदर की जो ब्लड वेसल्स हैं, जो रक्त कोशिकाएं हैं, वो टूट जाती हैं और वहाँ पे नीला बन जाता है, स्वेलिंग होने लगती है और पेन भी होने लगता है, स्किन में दिखने लगता है आपको, लेकिन खून जो है वो बाहर नहीं निकलता है और अंदर ही रहता है। इसको हम बोलते हैं कंट्यूशन। आपने देखा होगा, कंट्यूशन या ब्रूजेस इसको बोलते हैं। अगला है लिक्रेशन। देखिए लिक्रेशन एक तरीके का कट लग जाना है। देखिए यहाँ पे आप समझिएगा, इसमें क्या होता है, इट इज़ अ टीयर इन एनी टिश्यूज़ इन अ बॉडी। वो इट में भी एक्सटर्नल और इंटरनल हो सकता है। और इसमें क्या होता है, जैसे शार्प आपका नाइफ है, उससे चोट लग जाना, या फिर कहीं ऐसी चोट लगना जिसमें ऐसे कट बना, जैसे आप देखें आँखों के पास ये कट लगा है, बॉल, क्रिकेट में बॉल का लग जाना, तब ये देखने को मिलता है लिक्रेशन। तो इस तरीके से आप देखना। इसमें क्या होता है, देखिए स्किन, देखिए व्हेन ए बॉल हिट इन द स्किन विच इज़ ओवर ऑफ स्क्रब बोन में क्रिएट लिक्रेशन वाउंड, ऐसे चोट देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब होता है खिंचाव। देखिए जब खिंचाव हो जाती है मसल्स में, तो ये स्ट्रेन देखने को मिलता है। खिंचाव मतलब यहाँ पर स्ट्रेन इज़ एन
इंजरी ऑफ मसल्स, मसल्स की इंजरी है। टेंडन जनरली नोन एज मसल्स पुल, मसल का पुल हो जाना, खिंच जाना, इस कारण से ये इंजरी देखने को मिलती है, स्ट्रेन। इसके बाद देखिए लास्ट, सेकंड लास्ट में आपका है स्प्रेन, मोच लगना। मोच लगने पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे आप समझिएगा, इसका पैर मुड़ गया है। पैर जब मुड़ जाता है तो एंकल में ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन लोकेशन इन स्पेन इन एंकल, एंकल में देखने को मिलता है, मुड़ जाता है पैर अगर गड्ढे या कहीं पे पड़ जाए, इस कारण से होता है। और इससे लिगामेंट की इंजरी से जोड़ा जाता है, ये लिगामेंट की इंजरी है और इसको हम बोलते हैं स्प्रेन। और लास्ट में आपका है इंसिजन। इंसिजन क्या होता है, जब कोई शार्प एज हमारी बॉडी से टच हो जाता है, जैसे कि किसी बॉक्स का कॉर्नर साइड वो लग जाए तो वो जो है स्किन में कट लग जाता है, आप देख सकते हैं स्किन में कट लग जाता है, जैसे कि तेज़ धार चाकू लग जाना, ठीक है, या फिर कोई ग्लास लग जाना, इस तरीके का एज। अब इस तरीके की जो इंजरी हो जाए तो उसको ट्रीटमेंट क्या होगा इसका, देखिए ट्रीटमेंट भी पढ़ना ज़रूरी है। ट्रीटमेंट में एक फॉर्मूला है प्राइस का। प्राइस में ये है, पी से प्रोटेक्शन, आर से उसको रेस्ट देना, आई से आई मतलब आई का मतलब यहाँ पे आइस का मतलब, आई का मतलब है आइस, यहाँ पे उस आइस की थेरेपी देना। सी सा कंप्रेशन, कंप्रेशन का मतलब होगा उसको हल्का हल्का दबाव देगा, लेकिन वो समय के बाद, कुछ समय के बाद। और लास्ट में उसका एलिवेशन, यानी उसको ऊंचाई पे रखना, हाइट पे रखना, उस चोट वाले एरिया पे, ताकि स्वेलिंग ना हो। दूसरा इसमें फॉर्मूला है माइस का, MICE। माइस में इसमें मोशन है, आइस है, कंप्रेशन है और एलिवेशन है, ठीक है। ये मेथड है किस तरीके से आप सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज से अपने आप को सेफ रख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ एक और देखिए, यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज के लिए कहा गया है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, टोपास लिखा है। टोपास का मतलब यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, टॉक करो, से बात करो, पैसिव मूवमेंट, हल्का मूवमेंट भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ऑब्जर्व करो, स्किल टेस्ट करो, फिर टच करो उसको, फिर एक्टिव मूवमेंट के लिए आगे बढ़ा सकते हैं, इस तरीके से। अब यहाँ पे मैंने जैसा कि आपको बता दिया है कि यहाँ प्राइस का फॉर्मूला, पी से प्रोटेक्शन करना, ठीक है, आर से उसको रेस्ट देना, ठीक है, ताकि वो प्रॉपर रेस्ट के बाद फिर आइस थेरेपी देना। आइस थेरेपी ये 72 आवर्स के बाद देनी है, 72 घंटों के बाद देना है। कंप्रेशन, उसके जो जहाँ चोट लगी है उसको हल्का हल्का मसाज देना है, अप्लाई करना है, मसाज अप्लाई करना है, प्रेशर अप्लाई करना है, लेकिन उसमें भी टाइम होना चाहिए 24 से 48 घंटे के बाद। और एलिवेशन लास्ट में, उस चीज़ को ऊंचा रखना है, तो किसी तकिए या किसी ऊंची चीज़ पे रखना है, ताकि वहाँ पे स्वेलिंग कम हो। इसके बाद दूसरी जो इंजरीज़ हैं इसमें, उसको बोलते हैं हम हार्ड टिश्यू इंजरी, जिसको हम बोन इंजरी बोल सकते हैं और जॉइंट इंजरी बोल सकते हैं। ये दो तरीके के इसमें देख सकते हैं आप, डिसलोकेशन और दूसरा इसमें फ्रैक्चर्स, जिसमें आपको 6 फ्रैक्चर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब डिसलोकेशन किसको कहते हैं, पहले ये समझ लीजिए। डिसलोकेशन क्या होता है, जो डिसलोकेशन इज़ एन इंजरी टू द जॉइंट। डिसलोकेशन किसकी इंजरी है, जॉइंट की। इसमें होता क्या, ड्यू टू ओवर ट्विस्टिंग, ज़्यादा ट्विस्ट हो जाना, ठीक है, फोर्स के साथ, बोन्स फोर्स। अब ये देखिए ये कहाँ पे मिलता है, जो जॉइंट्स हैं आपके फिंगर्स में या शोल्डर्स में देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर से डिसलोकेट हो गए, ठीक है। और इसके कॉजेज़ में एक्सीडेंट हो सकता है या डायरेक्ट हिट हो सकता है जॉइंट्स या पे, ठीक है। तो ये समझ गए। इसमें सिम्टम्स देखने को मिलता है, पेन होता है, स्वेलिंग हो रहा है ना। इसके साथ साथ जो जो आपके मूवमेंट की एबिलिटी है वो लॉस ऑफ एबिलिटी टू मूव द जॉइंट, जॉइंट्स की जो एबिलिटी वो कम हो जाती है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, रेस्ट देना, ठीक है, रेस्ट देना, बिल्कुल मूवमेंट ना करना, ठीक है। इसके साथ साथ नोटिफिकेशन भी है, ठीक है। डॉक्टर क्या करते हैं, कभी कभी ये थेरेपी देते हैं, ताकि धीमे धीमे वो थेरेपी हाथों से दे के धीमे धीमे उसको बोन्स को सेट करने की कोशिश करते हैं। मैनिपुलेशन कहते हैं कि उसको, आपने देखा हो, प्रेशर देके उस बैठाने की कोशिश करते हैं, उस चीज़ जो डिसलोकेशन हो गया है उसको लोकेट करने की कोशिश करते हैं। सर्जरी भी इसका एक ट्रीटमेंट है। और लास्ट में है रिहैबिलिटेशन, मतलब पुनरावास, पुनः उसको अपनी अवस्था में लाने में मदद करना, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है ट्रीटमेंट का। इसके बाद फ्रैक्चर्स आपको पढ़ने हैं। देखिए पहला जो फ्रैक्चर है उसको बोलते हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर। स्ट्रेस फ्रैक्चर को हम
एक नाम से और जानते हैं जिसको हेयर लाइन फ्रैक्चर बोलते हैं। बहुत ही बारीक फ्रैक्चर होता है इसमें, यानी जो फ्रैक्चर होता है वो इतना बारीक होता है, इतना बारीक हो कि आप समझ लीजिए कि उसमें जो 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 फ्रैक्चर होते हैं वो बहुत ही हल्के होते हैं, हेयर के बराबर। जैसे कि इसमें लिखा है स्ट्रेस फ्रैक्चर आर स्मॉल क्रैक्स व्हेन दे आर डिफ़िकल्टी टू सी इन एक्सरेज। एक्सराज जो होते हैं, एक्सरा होते हैं, उसमें भी देखने को नहीं मिलते हैं क्योंकि हेयर लाइन फ्रैक्चर हैं। तो इसमें जो है हेयर लाइन, इसको मैंने बताया था, इसको हेयर लाइन फ्रैक्चर के नाम पे भी जानते हैं। और रिपीटेड स्ट्रेस के कारण ये देखने को मिलता है। इसके बाद देखिए ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रीन स्टिक जो फ्रैक्चर है वो चिल्ड्रन में देखने को मिलता है और इसमें पूरी तरीके से बोन्स नहीं टूटती है। सेम स्ट्रेस फ्रैक्चर की तरह ही ये जो फ्रैक्चर है उसमें एकदम हेयर लाइन फ्रैक्चर के ही बिल्कुल माइल्ड फ्रैक्चर होता है, माइल्ड क्रैकिंग होती है बोन्स की। तो बोन्स का माइल्ड क्रैकिंग कर ले जाना क्या बोला जाता है, ग्रीन स्टिक या हेयर लाइन फ्रैक्चर भी बोला जाता है इसको। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, और चिल्ड्रंस में ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो आपका है वो है कमिटेड फ्रैक्चर। कमिटेड फ्रैक्चर में क्या होता है, इन फ्रैक्चर में जो बोन्स में जो फ्रैक्चर हो जाता है, तो जो बोन्स का साइड, जिस साइड फ्रैक्चर हुआ है उसमें छोटी छोटी सी बोन्स के फ्रैक्चर हो जाते हैं। इन द बोन इज़ ब्रोकन इनटू मेनी स्मॉल पीसेस एट द साइड ऑफ द फ्रैक्चर। फ्रैक्चर के साइड छोटे छोटे यहाँ पे स्मॉल पीस बन जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर में क्या होता है, ये जो फ्रैक्चर है वो होता है राइट एंगल पे, ठीक है, राइट एंगल पे होता है और बड़ी जो मसल्स हैं उनमें होता है और एक्सिस में। तो राइट एंगल का मतलब ऐसे एंगल्स, जैसे राइट एंगल का मतलब है जो 90 डिग्री के एंगल्स हैं ना, उनको राइट एंगल्स बोलते हैं। तो राइट एंगल का मतलब जो 90 डिग्रीज के एंगल्स होते हैं उस एंगल में ये टूटता है, ठीक है, और एक्सिस बनाते हुए ये टूटता है, एक एक्सिस बीच करते हुए ट्रांसवर्स फ्रैक्चर इनको बोलते हैं। अब सेकंड लास्ट जो इसमें फ्रैक्चर्स है वो देखिएगा, सेकंड लास्ट फ्रैक्चर है इसमें ऑब्लिक फ्रैक्चर। आप देख सकते हैं ऑब्लिक की तरह ये फ्रैक्चर होता है। इसमें फ्रैक्चर में क्या डायगोनली वो फ्रैक्चर होती है बोन, यानी जैसे ये बोन है तो ऐसे डायगोनली इस तरीके से वो फ्रैक्चर होती है, उसको हम बोलते हैं ऑब्लिक फ्रैक्चर। और इसमें लास्ट जो फ्रैक्चर है उसको बोलते हैं इम्पैक्ट फ्रैक्चर। इम्पैक्ट फ्रैक्चर क्या होता है, जो फ्रैक्चर वाली जो बोन है उसका जो दूसरा सिरा है वो दूसरे वाले जो सिरे से एक ट्रैक्ट बनाती है, यानी लड़ जाती है। जैसे ये फ्रैक्चर है, ये आपस में इस तरीके से लड़ जाए, तो इस तरीके से प्रेशर के साथ इम्पैक्ट, देखिए ये इम्पैक्ट फ्रैक्चर एग्जाम्पल है ना। तो ये आप समझिए। ग्रीन स्टिक मैंने बताया था, ये ग्रीन स्टिक इसके लिए है, ये चिल्ड्रंस में जो बोन्स होती है वो मुड़ जाती है और एकदम माइल्ड जो है, एकदम हल्का सा बोन ब्रोकन हो जाती है, उसको हेयरलाइन फ्रैक्चर की ही कैटेगरी में, कम्युनिकेटेड में कई पीसेज में ये डिवाइड हो जाती है। जो आपका ये ट्रांसवर्स है, इसमें क्या होता है, ये राइट एंगल यानी 90 डिग्री के एंगल पे होती है और इसमें एक एक्सिस होता है। इसके बाद देखिए ऑब्लिक, ये देखिए ऑब्लिक की तरह, यानी ये कैसी होती हैं, डायगोनली ये टूटती हैं। इसके बाद देखिए इम्पैक्ट वाला मैंने बताया आपको, इसका इम्पैक्ट दूसरी वाली बोन पे इम्पैक्ट होना है, ओपन है ये और ये है क्लोज, इस तरीके के फ्रैक्चर आपके सिलेबस में। इसके बाद देखिए आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इंजरीज़ को। तो वार्मिंग अप, प्रॉपर वार्मिंग अप ज़रूरी है किसी भी स्पोर्ट इंजरी से, किसी भी स्पोर्ट गेम से पहले 10 मिनट का, कम से कम मिनिमम 10 मिनट का वार्मिंग अप होना चाहिए, जिसमें रनिंग है, स्लोली वॉकिंग है, स्ट्रेचिंग है, ये सारी चीज़ें आती हैं जिससे आपके मूवमेंट अच्छे हो सकें और इंजरी से बच सकें, ठीक है। इसके बाद देखिए एक बैलेंस डाइट मतलब जिसमें हेल्दी डाइट, जिसमें मैक्रो और माइक्रो, जिसमें विटामिन मिनरल्स और बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें जब होंगी तो कहीं ना कहीं जो बोन्स होंगे या मसल्स होंगे वो स्ट्रांग होंगे और इतनी जल्दी इंजरी होने के चांसेस नहीं होंगे। प्रॉपर नॉलेज ऑफ स्पोर्ट स्किल की प्रॉपर नॉलेज भी कहीं ना कहीं हमें स्पोर्ट इंजरीज से बचाते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। इस पीडीएफ को हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप प्राप्त कर लीजिएगा। आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके अपने क्लास में टॉप करिए। थैंक यू।